हेलो गाइस, वन सेकेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, चलिए आज हम लोग हंसते हुए मेरा ख्यालापन का कुछ पार्ट बच गया था, उसको आज हम लोग ख़त्म कर लेंगे। पार्ट 1 इसका इस वीडियो जो है इसका चैनल पर अपलोड है, कृपया आप उसे देखें। और थोड़ा सा और बच गया जो उसको ख़त्म कर रहा हूँ। यह हंसते हुए मेरा ख्यालापन क्या है जी? डायरी है ना। लेखक अपने यादों को क्या किए? डायरी में लिख के रखे हैं। ठीक है, क्या मिला तुमको? हंसते हुए मेरा अकेलापन चैप्टर निकालो और उसमें 10 मई 1978 से। ठीक है, कहता है कि आदमी यथार्थ को जीता नहीं, यथार्थ को रचता भी है। ठीक है, यथार्थ मतलब समझिए उचित, जो क्या हो आपको सही लगे, रियलिटी, कम टू द रियलिटी, जिस वास्तविकता में आप जी रहे हैं। तो एक जीना, एक वास्तविकता को आप रचते हैं जो आप जिंदगी जी के जाते हैं। तो लेखक का एक कथन है, पूछता है पेपर में भी कि आदमी यथार्थ को जीता नहीं, यथार्थ को रचता भी है। तो लिखना पड़ेगा आपको कि यह जो है मलियज के द्वारा है ना 10 मई 1978 से डायरी के नोट से उठाया हुआ है। कहता है मेरे बच्चे मेरे रचे हुए यथार्थ हैं। ठीक है, उनसे जुड़ी हुई फिक्रें तथा सरोकार मेरे अपने रचे हुए हैं। यह सब मुझ में रचे जाकर मुझसे स्वतंत्र ही गए। अपने रचे हुए यथार्थ में मैं बंध गया हूँ और उसका दबाव अपनी नाड़ी के प्रतिफल महसूस कर रहा हूँ। एक जो समय का जो अंतराल होता है, जो हम लोग अभी जी रहे हैं, नहीं आप स्कूलिंग लाइफ जिए होंगे, नहीं कौन कौन स्कूल लाइफ जिया है रे? सभी गया होगा स्कूल, है ना। तो उसका स्कूल का जो आप जिंदगी जिए, उस वास्तविकता, एक आप जिंदगी जिए, एक आपको क्या हुआ बाद में पर उससे स्कूल में जाके पढ़ाएं। जो आप जिंदगी जिए उसी को क्या किया, फिर से दोहराएं, है ना। उसी चीज़ को समाज को दिए तो रचना कर दी। तो कई बार जो हम लोग काम जो करते हैं उसके मूल्य को पीछे के लिए लोगों के लिए छोड़ देते हैं। वही तो बोल रहा है कि मेरे बच्चे मेरे रचे हुए यथार्थ हैं। इनके बच्चे, इनका क्या है, जो इन्होंने वास्तविकता से ज़िंदगी जिया वो सब गुण किस में दे रहे हैं? बच्चों में दे रहे हैं। कहते हैं कि उनके फिक्रें सरोकार मेरे अपने रचे हुए हैं। जैसे उनके प्रति केयरनेस है, उसके प्रति ममता, रिस्पेक्ट जो भी है, वो सब क्या है? इनके रचे हुए हैं। किनके? लेखक के। कहता है कि तो यह सब मुझसे रचे जाकर मुझसे ही स्वतंत्र हो गए। मैं रचे हुए यथार्थ में बंध गया और उसका दबाव अपनी नाड़ियों के प्रतिफल महसूस कर रहा हूँ। तो एक समय होता है हर एक चीज़ का, है ना। लोगों को जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा? कोई यहाँ थोड़े ना आया है। अब इसका बाल बच्चा जिएगा उस यथार्थ में, फिर वो रचेगा, मतलब वास्तविकता में जो जिएगा वो आगे इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो कहता है कि रचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से अलग है। हम जिस समय को भोग लिए, है ना, तो वो अलग है किसे हुए? रचा हुआ यथार्थ से। जो बस वास्तविकता में अभी हम जिए और जो बाद में वास्तविकता जो होगी वो क्या होगा? दोनों अलग होगा। कहता हुआ कि भोगा हुआ अर्थार्थ एक दिया हुआ यथार्थ है। जैसे अभी आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं, ये किसके पैसे पे जी रहे हैं? पेरेंट्स के पे जी रहे हैं। तो ये आपको दिया हुआ यथार्थ है। ठीक है, रचे नहीं है। रचिएगा कब? जब आप खुद से कमाइएगा तब। फिर अपने आप बाल बच्चों के प्रति करिएगा तो आप वो इस यथार्थ को रच रहे हैं। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं? यथार्थ को पा रहे हैं। किसके द्वारा? माता पिता के द्वारा। ठीक है, तो कहता है कि भोगा हुआ यथार्थ जो है वो दिया हुआ यथार्थ है। अभी जिस चीज़ का आप भोग कर रहे हैं, है ना, तो वो किसका दिया हुआ? कोई से नहीं, किसी का दिया हुआ ही है। लेकिन रचा हुआ इतिहास कब होगा? जब आप क्या करिएगा? खुद काम करिएगा। कहता है कि हर एक आदमी अपना अपना यथार्थ रचता है और उस रचे हुए यथार्थ का एक हिस्सा दूसरे को देता है। आप भी रचिएगा यथार्थ, हम भी रचेंगे, सब कोई। और फिर वो क्या होगा? अगले जनरेशन में वो देता हुआ सब कुछ चला जाएगा। वही बात कहते हैं कि हर एक को भोगा हुआ यथार्थ दूसरे के हिस्से का, दूसरे हुए हिस्से यथार्थ का एक सामूहिक नाम है। अब एक पीरियड चलता आ रहा है, नहीं पैटर्न। आपके पेरेंट्स आपके लिए किए हैं, फिर आप अपने पेरेंट्स के लिए कीजिएगा, फिर वो उसके लिए करेगा। तो क्रमबद्ध तरीके से चलता आ रहा है। तो वही तो बोल रहा है कि हर एक का एक भोगा हुआ यथार्थ जो है, जो जीवन है, जो अति है, वो क्या है? एक दूसरे के हिस्से हुए का सामूहिक नाम है। कहता है इसीलिए यथार्थ को रचना एक नैतिक क्रम है, वह एक सामाजिक सत्य की सृष्टि भी करता है और ये होना भी चाहिए। इससे क्या होता है? सामाजिक दृष्टिकोण से मोरल वैल्यू बढ़ता है। नहीं
अगर आपको माता पिता आपके लिए कर दें और बुढ़ापा में उसको आप ना करें, तो फिर काहे को? कौन सा सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य इसमें नज़र आ रहा है? कुछ तो नज़र नहीं आ रहा है, नहीं ना? वही चीज़ है। कहता है कि यथार्थ के लेन देन का नाम ही संसार है। इस संसार से संपृक्त एक रचनात्मक कर्म है, जो कर्म के बिना मानवता अधूरी है। सही है। यथार्थ का लेन देन, जैसे मेरे पेरेंट्स मेरे लिए किए, हम मेरे लिए फिर बाल बच्चा करेगा, चाहे हम उनके प्रति करेंगे, तो यही तो क्या है? सांसारिक चीज़ है। आपके लिए जिसने जो अच्छी सुविधा उपलब्ध कराया आप उसके लिए भी तो करो। तो वही तो कह है कि इसी का नाम संसार है। और संप्रीति का रचनात्मक करेगा क्या है? सृष्टि में एक कर्म है जो चलता आएगा, और यह कर्म के बिना मानवीयता क्या है? अधूरी है। करना चाहिए ना इंसान को। कहता है कि हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वो जीता है और भोगता है। आदमी के होने की शर्त यह है कि रचा जाता है, भोगा जाता संसार ही है। कहता है कि हर एक इंसान अपने अपने सुविधा के दृष्टिकोण से क्या करता है? संसार रचित करता है। नहीं, संसार रचित करने का मतलब क्या? पूरा वर्ल्ड नहीं, अपने दृष्टिकोण से जो उनके जो लोग हुए वो क्या करता है? रचता है, उसी में वो जीता है, उसी में भोगता है। ठीक है। कहता है आदमी होने की शर्त यह रचा जाता है कि भोगा जाता ही संसार है। अब वही दृष्टिकोण एक दूसरे के प्रपोर्शनल है। वही बातों को लेखक ने क्या क्या घुमा फिरा के लिखा है। कहा जाता है कि रचने और भोगने का रिश्ता एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है। एक के होने से दूसरे का होना है, दोनों की जड़ी एक दूसरे में है, वहीं से अपना पोषण रस सींचते हैं। दोनों एक दूसरे को बनाते हैं, एक दूसरे को मिटाते हैं, दोनों को एक दूसरे को बनाते हैं, मिटाते हैं। मतलब क्या है? दोनों एक दूसरे के प्रपोर्शनल है। कौन? यथार्थ जो आप जिए और यथार्थ जो आप रचें। एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है। एक का होना दूसरे का होना जरूरी है। सही है। तभी तो क्या करेगा? एक परस्पर चयन बनेगा। अगर आदमी काम करते रहेगा तब ना मानवीय दृष्टिकोण से लगेगा कि हाँ भाई, हमें जो कुछ भोगा हुआ भोग चीज़ करने के लिए दिया उसको हम फिर रच के जाएं, ताकि सामने वाला फिर क्या करे? उस चीज़ का फ़ायदा उठाए। तो वही तो चीज़ है। तो ये था आपका 10 मई 1978 का। ठीक है। कहता है अब आइए 11 जून 1978 को। ठीक है। अभी लिखने का काम इनका जारी है, थोड़ा टाइम लेके लिख रहे हैं कि मेरे भीतर इन दिनों इतने शब्द भरे पड़े हैं या अर्थ जो लिखता हूँ, अगर उसमें अर्थ शब्द अधिक है अर्थ कम, या अगर अर्थ ज़्यादा है तो इस हिसाब से शब्द कम पड़ रहे हैं। तो कई बार आप कुछ चीज़ लिखने के लिए बैठते हैं, नहीं कुछ लिखे हैं, कभी नहीं लिखे हैं? लिखे ही होंगे। हंस रहा है तुम, क्या लिख रहा है? नोट्स लिख रहा है। हाँ, तो कभी किसी चीज़ पे लिखिए। देखिए कलम चलना चाहिए इंसान को। तो कई बार आपके फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन शब्द बहुत कम पड़ जाएंगे, और कई बार शब्द बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन उसमें फीलिंग्स ही नहीं आता है। तो वही बात की जा रही है। लेखक 11 जून 1978 को जब बैठा है तो इसके मन में विचार पड़ा है कि हम इतने शब्द पढ़े हैं तो उसका अर्थ ही कम निकल रहा है। जब बहुत ज़्यादा अर्थ निकल रहा है तो उसके शब्द ही क्या हैं? बहुत कम पड़े हुए हैं। कहता है कि डायरी में शब्दों और अर्थों के बीच तटस्थता कम रहती है। ठीक है। इसे उसका लिखा जाना मुमकिन नहीं, यानी मुश्किल है। लिखना मात्र एक तटस्थता की मांग करता है, डायरी लिखना भी। ठीक है। तो कहता है कि डायरी में लिखे हुए जो शब्द है और उसका अर्थ है, उस दोनों के बीच का गैप बहुत कम होता है। आप कोई ऐसा ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखते हैं ना जी, आप तुरंत समझ जाइएगा, नहीं उसका अर्थ तुरंत निकल जाएगा तभी ना समझिएगा। डायरी में आप कुछ भी लिखिएगा इंपॉर्टेंट ही लिखिएगा। तो वही तो बोल रहे हैं कि शब्द है लेकिन अर्थ नहीं उसका आ रहा है, अर्थ है लेकिन बहुत सारा अर्थ है, मतलब कम अर्थ है, बहुत सारा शब्द है। तो वैसे नहीं होता है डायरी मेंटेनेंस। डायरी मेंटेनेंस के लिए शब्द और उसका अर्थ की गैप जो है वो कम होना चाहिए। ठीक है। कहता है तभी इसी से उसका लिखा जाना मुमकिन नहीं या मुश्किल है। लिखना मात्र तटस्थता की मांग करता है, डायरी लिखना। अच्छा, कुछ भी डायरी में मेंशन करिएगा, जो भी आप चीज़ लिखिए। लेखक उधेड़बुन में है कि मेरे पास शब्द ज़्यादा है तो अर्थ कम है, अर्थ कम है तो शब्द ज़्यादा है, मतलब वही है मिला के एक दूसरे को। और बोलता है कि कुछ ऐसा चीज़ हमको लिखना है जिसमें दोनों का क्या हो, गैप कम हो। आप कुछ भी लिखिए, डायरी भी लिखिए, तो आपको उसमें क्या होगा, एक शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। कहता है कि कभी कभी मैंने कविता के मूड में डायरी लिखी, है ना। अब किसी के रूप में लिखा, कविता के मूड में डायरी लिखा। कहता है तब शब्द और अर्थ के बीच की दूरी एहसास किसी माप पर निर्धारित नहीं होता। जब डायरी कविता के रूप में लिख दिया तो फिर उसके बीच में मायने नहीं रखता कि शब्द और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है।
ठीक है। कहता है शब्द अर्थ में और अर्थ शब्द में ढल चले जाते हैं। कविता में लिखिएगा तो कुछ और राइमिंग बन जाता है। राइमिंग समझते हैं क्या? क्या होता है राइमिंग? हाँ, पहले का वर्ड में अगर आ गया लास्ट में चाहिए तो दूसरे का वर्ड में क्या ना चाहिए, है ना? तो वही है। तो उस स्थिति में डायरी लिखा तो उसका शब्द और अर्थ सब क्या एक दूसरे से परस्पर मिलता जुलता जाता है। कहता है कि एक को पकड़ते हुए दूसरे को छोड़ते हुए जिस पल में दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं वह आकाश होता है। उसमें रचना बिजली की फूल की तरह खिल उठती है। वह जिस पल एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं वह धरती का क्षण होता है। उसमें रचना अपनी जड़ें पा लेती है, अपने प्रस्फुटन आदि का स्रोत। समझो कि शब्द और अर्थ एक दूसरे का हाथ छोड़ा तो हाथ छोड़ना का तात्पर्य किससे हो गया? आकाश की तरह से, है ना? आकाश में क्या है? जैसे बिजली है ना, कहता है जिसमें रचना बिजली के फूल की तरह खिल उठती है। ठीक है। और कहता है कि अगर उसे शब्द पल और शब्द अर्थ को एक दूसरे का हाथ पकड़े, समझ रहे हो बात को, कि शब्द और अर्थ दूसरे का एक हाथ छोड़े तो आकाश में रचना बिजली के जैसा होता है ना, उस फूल के समान होगा। लेकिन शब्द और अर्थ एक दूसरे का हाथ पकड़े तो कैसा होगा? धरती का क्षण जैसा होगा, जिसमें वो खुद को जड़ पा लेता है ना, और उसको प्रस्फुटन आदि का स्रोत, जैसे उगने का स्रोत मिल जाता है। बात समझें? तो लेखक यहाँ पे यही में पड़े हुए 11 जून 1978 को किस बात पे? शब्दों और अर्थ के तौर पर क्या लिखे नहीं लिखे। कविता के रूप में लिखते हैं तो ऐसा होता है, इसमें लिखते हैं तो ऐसा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए 20 जून 1978 को कहता है सुरक्षा डायरी में भी नहीं। ठीक है, वहाँ सिर्फ पलायन है। सुरक्षा अगर कहीं हो सकती है तो बाहर सूरज की रोशनी में, अंधेरे में नहीं। अंधेरे में छिपा जा सकता है एक पल पल की धुकधुकी के साथ। सुरक्षा चुनौती को झेलने में ही है, लड़ने में, पीसने में और खटने में, बचाने में नहीं, अपने को सेने में नहीं। ठीक है। अब लेखक कहना क्या चाह रहा है? कहता है सुरक्षा डायरी में भी नहीं है। मतलब जो बातें लिख रहे हैं, जो शब्द लिख रहे हैं, जो अर्थ निकाल रहे हैं, कहता है वो चीज़ सुरक्षित नहीं है। डायरी, आपका डायरी लिखा हुआ, आप डायरी लिखें और दुनिया छोड़ के चले गए, है ना, तो डायरी क्या होगा? दूसरा कोई पढ़ेगा। बहुत लोग का ग्रीटिंग कार्ड, फलना लेटर सब पकड़ाता है ना घर में, उसके बाद कुटैया उसका ज़बरदस्त चालू होता है। हाँ, दिया जाता है डम डमा के। अब उसको तो कोई दे दिया हो तो रख लिया, अब वो रखा हुआ है। अब दिवाली वाली में साफ सफाइया हुआ, किसी चीज़ में निकला, है ना, हो गया काम चालू डमडमा के, तो वही चीज़ है। हाँ, कहता है डायरी, सुरक्षा में डायरी भी नहीं है। ठीक है। कहता है वह सिर्फ पलायन है। आपकी बातें हुई लिखे, जो आपको लिखा हुआ जो बात है वो एक रास्ते से दूसरे रास्ते कोई भी चला जाएगा, कोई भी पढ़ लेगा। आज उनका लिखा हुआ डायरी ही तो पढ़ रहे हैं ना हम लोग। कहता है सुरक्षा कहीं अगर हो सकती है तो बाहर के सूरज की रोशनी में, अंधेरे में नहीं। ये कहने का मतलब क्या होता है? सुरक्षा कहीं भी हो सकती है तो सूरज की रोशनी में, बाहर सूरज की रोशनी में, अंधेरे में नहीं। मतलब ऐसा बात लिखा है जिसका हमें खुद से अर्थ निकालना होगा। तो कई चीज़ें आप बहुत छुप छुपा के चलते हैं तो असहज महसूस करते हैं। तो वही लेखक कहना चाहता है कि आप जो बातें लिख रहे हैं यहाँ पे, तो मतलब क्या लिखिए? ऐसा बोल्ड लिखिए जिसका मतलब है तो है, उसमें ऐसा क्या लिखना कि जिसमें क्या आपको सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है। कह रहा है कि अंधेरे में छिपा जा सकता है एक पल धुकधुकी के साथ। आप किसी बात को थोड़ी देर के लिए छुपा सकते हैं, है ना, धुकधुकी के साथ। धुकधुकी मतलब क्या? धक धक, मन में शंका कि कोई जान न जाए, कोई देख न ले, फलना ढेकना। तो वहीं से चार बातों का वर्णन कर रहे हैं कि अगर आप कोई ऐसा बात लिखते हैं डायरी में, लिख के क्या है कोई पढ़ेगा थोड़े ना, तो पलायन हो जाएगा। एक इंसान दूसरे इंसान से पढ़ ही ना लेगा। कहता है सुरक्षा की चुनौती को झेलने में है, लड़ने में, पिसने में, खटने में, बचाने में नहीं। अब जो भी बात लिखिए बोल्ड होकर लिखिए, कब तक बचे रहिएगा। कहता है कि लड़ने में है, पिसने में, खटने में, बचने में नहीं, बचाने में नहीं, और अपने सेने में नहीं। तो यहाँ पे बात को लेके ये नहीं हुआ। अब डायरी मेंटेन कर रहे हैं तो चीज़ों को वर्णन करते हैं अपने हिसाब से कि चीज़ों जो है उसको लिखिए। आप ऐसा बात नहीं लिखे धुकधुकी से कि अब कोई बहुत लोग डायरी लिखता है, अब तो नहीं लिखता है, पहले के लोग लिखते थे। नहीं,
उन लोग का अथी में रहता था, जेबे में एक्सप्रेशन का क्या रहता, रोल किया हुआ, ऐसे उलट के लिखता था नंबर, ये वो एड्रेस फेड्रेस सब नहीं। जिसको देखो पहले के सेठ जितने भी लोग हैं, पेट निकला हुआ है, डायरी उनका यहाँ फंसा हुआ है और निकला हुआ है पेन दू, नहीं पॉकेट डायरी कहते हैं उसे। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किसी न किसी तरह आगे बढ़ना ही पड़ेगा, चैप्टर ही ऐसा तो क्या करें, डायरी लिखो तुम लोग भी। कहता है जो कुछ लिखता हूँ वह सबका सब रचना नहीं होती, यह तो पृष्ठ और भी नहीं। जितना कुछ मैं भोगता हूँ उस सब में रचना के बीज नहीं होते। उस भोगे हुए अनुभव का कोई वंश आगे रचना में नहीं चलता। जो आगे चले और मुझसे भी आगे लेके चले वो एक संभावना ही, वही रचना है, सिर्फ एक दस्तावेज है। कहता है कि जो कुछ मैं लिखता हूँ, ऐसा नहीं कि सबके लिए कॉमन हो गया कोई बात, लेखक अपने लिए लिखता है। और जो कोई वो चीज़ों को भोगना का मतलब क्या, जो चीज़ ने क्या किया, यूज़ किया, यूटिलाइज किया, उस चीज़ में वो रचना के बीज नहीं होते। अगर हम लिख दें कि अभी यहाँ हम कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो शाम को 5 बजे, क्या इससे मतलब निकलेगा, किसी को ज्ञान मिलेगा? हाँ मतलब बैठा होगा। तो बोलता है, वही लेखक बता रहा है कि मैं जो कुछ भी अपने राइटिंग में लिख रहा हूँ वो सब के लिए रचना नहीं है, ठीक है। जो कुछ मैं भोग रहा हूँ वह क्या है, वो मेरा अनुभव के आधार पे है। ये कोई आगे, इससे कोई आगे किसी का रचना उसना में हेल्प नहीं मिल जाएगा। कहता है कि ना ही कोई ऐसा क्लू नज़र आता है कि हम लिखें जिससे क्या उस रचना को आगे लेके चला जाए। अब आप कोई ऐसा किताब लिखें जिसको आपके क्या हो, बाल बच्चा उसको आगे लिखे, तो कुछ ऐसा दीजिएगा तब ना। और आप दे रहे हैं कि क्या, शाम को 4 बजे खिड़की में गलियारा में बैठ के मैं चाय पी रहा था, तो बाल बच्चा क्या लिखेगा, जब चाय पी लिया तो हमरा कल पूछते हैं, कहानी ख़त्म हो जाएगा। नहीं, तो वही है, यह सिर्फ एक दस्तावेज है। मैं जो डायरी लिख रहा हूँ क्या है, वो एक सिर्फ दस्तावेज है। दस्तावेज में समझते हैं डॉक्यूमेंट, हाँ डॉक्यूमेंट है। कहता है लेकिन यह दस्तावेज भी ज़रूरी है। दस्तावेज रचना का कच्चा माल है। सिर्फ इतना ही नहीं, दस्तावेज मेरे जीवन का भोग, अनुभव, रचना रूपी करेंसी का वास्तविक मूल्य प्रदान करने वाला वो मूलधन है। वह मिट्टी है जिसके बिना न बीज की सत्ता है, न बीज के अपने चरितार्थ करता है। रचना में छिपा हुआ भविष्य मिट्टी के अतीत को सुबोगाता है। अब लेखक कह रहा है कि यह दस्तावेज भी ज़रूरी है ना। मतलब लेखक के लिए क्या है, डायरी दस्तावेज जो है वो क्या है, ज़रूरी है। कहता है क्या है, रचना का कच्चा माल है। रचना मतलब जो लिखते हैं उसका क्या है, सॉफ्ट मतलब कच्चा के क्या होता है अंग्रेजी, क्रूड, हाँ क्या होता है कच्चा का अंग्रेजी क्या चीज, क्या, रॉ मटेरियल। अच्छा भाई वाह, कभी कभी मेरे भी ध्यान से उतर जाता है। वो कच्चा तेल नहीं होता, क्रूड ऑयल, हम वो लगा क्रूड होता है क्या, नहीं रॉ होता है। तो क्या है, ये रॉ मटेरियल है। कहता है कि यह जो दस्तावेज है इसके जीवन का भोग है, अनुभव का है, इसका वो पीछे में पड़ता है अपना बीता हुआ बताया पल, है ना। और कहता है कि उसके बिना इसका ज़िंदगी नहीं चलेगा। कभी कभी वो क्या करता है, डायरी पीछे वाला पढ़ के क्या करता है, वही अपने आप में सुख बुगाता है। आप लोग भी फ़ोटो वोटो देखते होंगे नहीं, किसी दिन बैठे तो मोबाइल में फ़ोटो देख रहे हैं, ये भैया के शादी का है, ये तो रक्षाबंधन का है, तो यहाँ मेला का है, तो एग्ज़ाम के टाइम का है। कितने लोगों को तो फोल्डर होता है फलाना ट्रिप, हाँ नीचे देखिएगा तो कॉलेज के टाइम का, फलाना के टाइम का। एक मेरा दोस्त है उसका बहुत सारा अच्छी बना हुआ फोल्डर, ज़बरदस्त। चलो हाँ कैसे रखता है लोग बना के। एन कॉलेज में पढ़ता था उसी टाइम से फ़ोटो का बड़ा शौकीन। पहले आता था ब्यूटीफाई करने के लिए V16 ऐसे कुछ करके आता था, ये नहीं था स्नैपचैट वगैरह नहीं था ना, तो उस समय वही था V162 ऐसे कुछ करके, सब उसी से लेता था। चलो इधर आओ। अब 2 को राइटिंग इनका और है, पढ़ के हम लोग ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। इधर पता नहीं कितने सालों से मेरे जीवन का केंद्रीय अनुभव लगता है कि डर है। मैं भीतर से बेहतर डरा हुआ व्यक्ति हूँ। इस डर के कई रूप है। अब 1980 में चले गए, 1980 में, ठीक है। और लेखक कह रहे हैं कि जितना भी अब डायरी में मेरा लिखा हुआ सबका अनुभव अब इसमें शायद समाहित है, लेकिन अब लेखक को भीतर से डर लगता है, कई चीज़ से डर लग रहा है।
बुरी बुरी बीमारियों का डर। जब कोई आदमी बीमार पड़ जाता है तो मुझे लगता है कहीं कोई इससे भयंकर बीमारी ना लग गया हो, तब मैं क्या करूँगा, उसे किस अस्पताल ले जाऊँगा, इलाज की कैसे व्यवस्था कराऊँगा। स्वाभाविक होता है, लाजमी है ना, जब आदमी बीमार पड़ता है तो। कहता है कि इस डर की वजह से कितने कितने घंटे मैंने तनाव में गुजारे, एक पत्ते की तरह कांपते हुए, होठों में प्रार्थनाएं बुदबुदाते हुए, किसी तरह संकट का यह क्षण कटे। इंसान ना कई बार डर के मारे कुछ ऐसा इमेजिनेशन कर लेता है, उसी में वो स्ट्रेस में रहता है। बात मानते हैं या नहीं? मानना चाहिए आपको। मेरे यहाँ ट्विंस है, सिस्टर, तो एक को क्या है ना, रात में उठ के कभी कभी कुछ बोलने का, कभी कभी रोने का उसको हो जाता है। अभी वो पटना ये शिफ्ट करने, फिजिकल की तैयारी करने, तो घर वाला उसको बोल रहा था कि जब भी रहेगी तो दोनों ट्विंस साथे रहेगी। बोले कुछ नहीं, ये मानसिक स्थिति है। अगर उसके मन में चलेगा कि हमको रात में ऐसा कुछ नहीं होता है तो कुछ नहीं होगा। और तब से अकेले है, अपने मतलब सिंगल रूम में जो हॉस्टल में मिलता है वो रह रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इतना पावरफुल है कि आप जो सोच लीजिएगा वही होगा, समझें? तो थोड़ा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव ही होगा। अगर मन में किसी तरह का ख्याल निगेटिव आया तो निगेटिव ही बनता जाएगा। तो वही चीज़ है, लेखक तो वही कह रहा है कि डर के मतलब तनाव में गुजार रहा है। अरे भाई जब होगा तो देखा जाएगा। क्या वो कह रहा है कि एक पत्ते की तरह काँप रहा है, होठों के प्रार्थनाओं से बुदबुदाते हुए कि संकट के क्षण किसी तरह लट जाए। कहता है बाहर गए हुए आदमी को जब घर के लौटने में देरी होता है तब उसे लौटने की संभावित घड़ी भी बीतने लगती है। मन डर से घिर जाता है, मन तमाम तरह की अप्रिय कल्पनाएं कर लगता है। फिर अनायास सी प्रार्थनाएं उस समय बीत जाने का एहसास नसों की धड़धड़ की तरह गूंजने लगता है, प्रतीक्षा का डर। हाँ, एक चीज़ होता है, जैसे मान लिया कि आप कहीं बाहर गए, ठीक है, आपको पहुंचने का समय है 7 बजे और आप पहुंच ही नहीं पाए 7 बजे। आदमी 10 मिनट 15 मिनट आगे पीछे देखेगा, उसके बाद क्या होगा, वहाँ उसको भी डरने लगेगा। तो लेखक इस बात का भी चर्चा करते हैं, ठीक है, कि बाहर गए हुए अगर आदमी को लौटने में देर होता है ना, तो क्या होता है, मन में डर सा घिर जाता है, अप्रिय कल्पना होने लगता है, का हो गया वो उसके साथ। नहीं, कई तो क्लास ज़्यादा देर तक चलता है तो गार्जियन के फ़ोनों आ जाता है, यहाँ आता है ना, रे कि हाँ तो अभी छुट्टी हुआ तो जा रहे हैं। कह रहा है कि वही तो बात है। लेखक कहते हैं एक प्रतीक्षा का डर भी लेखक के मन में समाया है। जब लगता है कि प्रतीक्षा की घड़ी बीत गई, समय गुजर गया, तब बाहर वाला आदमी लौट आता है सही सलामत। नसों का तनाव दिल की कई धड़कन के साथ छूट जाता है। जैसे पार्क में खेलने गए शाम के बच्चे का अंधेरे से घिर जाने के बाद एकाएक जब वहाँ नहीं दिखने लगता है, तब कहाँ गए क्या कुलाहट से कोई उत्तर देर तक न देने पाने का डर में बदलने लगती है। अब मान लिया जाए कि शाम को आप खेल रहे हैं पार्क में, आपके बाल बच्चा आंखों के सामने खेल रहा था, अंधेरा हुआ, अचानक गायब हो गया। अब खोज रहे हैं, कने गले मिल ही नहीं रहा है, तो क्या करिएगा, डर नहीं लगेगा? लगवे करेगा। कोई बाहर गया है आदमी, अभी तक लौटा ही नहीं है, तो वो उस स्थिति में क्या हो जाता है, आदमी बेचैन हो जाता है। नहीं होना भी चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि स्ट्रेसफुल होना चाहिए। अपने को काटता पीटता हुआ यह आदमी दुनिया के आगे एकजुट और साबुत बने रहने के जीविविसा को हरदम तना हुआ किसी लक्ष्य को पार टूटने के कसा हुआ रहता है। कुल ओवरऑल मिला के डायरी में यही है कि डायरी में जो उनको मन में आया वो लिख दिए। आप लोग एक आध को डायरी लिखिए और आप लोग की कहानी जो है पब्लिश होगी, है ना। पढ़ने वाला बोर हो जाएगा, हमें तो छूट मिलेगा तो बोलेगा सर क्लास से नहीं करेंगे। क्या कीजिएगा, ऐसा ही कहानी है, मेरा पढ़ाना काम है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, डायरी भी ख़त्म, मतलब हंसते हुए मेरा अकेलापन ख़त्म, ठीक है। टाइम पे कितना हुआ है, 54।